हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये हमारे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक का लास्ट चैप्टर बचा है। एक चैप्टर और बचा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये हमारा चैप्टर होगा जो रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है एकदम बेस होता है हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार करना है ताकि हम लोग फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ पाएँ, क्योंकि अगर इसको नहीं समझ रहे होगे तो जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो अच्छे से तैयार करोगे तो हमारा एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, यहाँ से हम लोग कर लेंगे, फिर हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी समझने में थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मोस्ट आता है वो हम 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में डालना भूल गए थे। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना कैसे होता है, तो इसको मैं क्वेश्चन लिया हूँ। देखो 2023 में ही आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि कैसे बैलेंस करते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं लिया हूँ 2018 में भी आया था। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ले लिया हूँ, इसको मैं अभी करा दूंगा। ठीक है, और यार देखो मेरे कॉलेज में 14 तारीख को फंक्शन होने वाला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती सेलिब्रेट कीजिएगी। ठीक है, तो यार मैं अपने बैच का 22 बैच से हूँ मैं, और मैं उस बैच का सीआर हूँ। तो मुझे हर एक फंक्शन जब होता है तो जैसे होता है ना कि टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं और सीनियर्स हैं, JRS RN सबको इन्विटेशन देना होता है, तो यार मैं ही करता हूँ। ठीक है, तो यार थोड़ा हो सकता है वीडियो मतलब टाइमिंग इधर उधर हो, लेकिन वीडियो डेली आएगा। ठीक है, तो मतलब इसके लिए परेशान मत होना, और मैं तुम लोग को अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि 25 तक तो कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट। बहुत ज़्यादा होगा तो 30 अप्रैल तक पूरा हम लोग का खत्म हो जाएगा, अच्छे से खत्म हुआ। ठीक है, मैं देखो भले 85 टॉपिक बोल रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि लेकिन कुछ तुम्हारा छोटे ना, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं भैया क्या 120 आ जाएगा, 160 आ जाएगा, तो मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। देखो हमारा वीडियो बहुत लेंदी भी नहीं होता, 1 घंटे में लगभग एक चैप्टर हम लोग पढ़ ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा होता है तो 15 मिनट और हो जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार करो, 1-2 घंटे में हम लोग पूरा कर ले रहे हैं, एक एक चैप्टर कर रहे हैं वो भी अच्छे से। ठीक है, तो मिनिमम तो 120 आ जाएगा, उससे अच्छा भी नंबर आएगा तुम अगर खूब अच्छे से तैयार कर लिए। ठीक है, तो इसके लिए मतलब तुम लोग मतलब चिंता ना करो, बेफिक्र रहो। ठीक है, अगर तुम उसको अच्छे से तैयार कर लिए, जितना मैं PYQ करा रहा हूँ, जितना क्वेश्चन करा हूँ, तो 120 तो मिनिमम आ ही जाएगा। ठीक है, तो उसको बस केवल तुम लोग अच्छे से तैयार करो, अच्छे से रिवाइज करो। देखो कुछ दीदी भैया अभी भी वीडियो बना रहे हैं कि 20 दिन का शेड्यूल का टाइमिंग दे रहे हैं, टाइम टेबल का दे रहे हैं, 20 दिन में कैसे सिलेक्शन लें, ये सब बता रहे हैं। तुम लोग यार इस पर टाइम वेस्ट मत करना। मैं इन लोग को रिलने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि तुम लोग मेरे से जुड़े हो, मैं वीडियो बनाऊंगा, तुम लोग देखोगे तो तुम लोग का टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मैं उसको बनाया नहीं वीडियो। ठीक है, सब कुछ बना के रखा था, तो वीडियो में अब जब पेपर हो जाएगा तब फिर बताता हूँ। ठीक है, कि मतलब देखो एक रियलिटी होती है कि कितना टाइम एग्जैक्ट लगता है यार तैयारी करने में। ठीक है, कोई कितना भी हो मतलब, ठीक है, कितना भी अच्छा नंबर लाता हो, ठीक है, या मतलब 500 है, किसी का 600 लाना है, तो यार एक टाइम लगता है। ऐसे नहीं 1 महीना में कोई पढ़ लेगा तो निकल जाएगा। ठीक है, यार अच्छे से तैयारी करो तुम लोग, इस सब पे अपना टाइम वेस्ट मत करना कि दीदी बता रही हैं कि 20 दिन का टाइम टेबल के अलावा इसको हम लोग फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, केवल पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, स्ट्रेटजी वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, केवल टाइम वेस्ट ही होता है, तो ज़्यादा स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखना है, अपना पढ़ाई पे फोकस करो ज़्यादा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें मैं डाला था रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन, लेकिन मुझे बैलेंसिंग वाला मैं डालना भूल गया। ठीक है, बैलेंसिंग अगर मुझे डालना तो 86 हो जाता हमारा टॉपिक, तो बैलेंसिंग का भी अपना देख लेना एक बार, मैं उसको कराऊंगा अच्छे से। ठीक है, उसका ट्रिक है करने का, वो मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, देखो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा साइमल्टेनियसली और रिडक्शन भी होगा। देखो जैसे ये है इस वाले रिएक्शन में, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो आयरन, आयरन का क्या हो रहा है यहाँ पे Fe+3 में गया, तो जब किसी का यहाँ से यहाँ इधर जाने पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। देखो ये मेन है, यहाँ पे मैग्नीज है, इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे जाके +2 में हो गया, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो जिसका रिडक्शन होता है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे देखो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बस इसको याद रखना। देखो एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा था कि जो हमारी हाइड्रोजन इकोनॉमी है, हाइड्रोजन इकोनॉमी जो है, और ओजोन होल, ये सब क्या है, हाइड्रोजन इकोनॉमी यूज्ड फॉर लिक्विड हाइड्रोजन एज फ्यूल एंड डेवलपमेंट ऑफ ओजोन होल हैव स्टार्टेड फिगरिंग अंडर द रिडॉक्स फिनोमेना। मीन्स एक क्या है, एक रिडॉक्स फिनोमेना ही है। अगर कोई पूछे जो ओजोन होल बन रहा है ये कैसा फिनोमेना है, एक रिडॉक्स फिनोमेना है, और हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या हमारा एक रिडॉक्स फिनोमेना है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक 35 का, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हम लोग किसी का निकालते हैं। ठीक है, ये मैं जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था, सॉरी
केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे भी बताया था कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पूरा हम लोग पढ़ते हैं, हर पूरे चैप्टर में भी काम आएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। ऑक्सीडेशन का भी हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। ऑक्सीडेशन अगर हमको पता है किसी का तो हम एसिडिटी बता सकते हैं कि उसकी एसिडिटी क्या होगी। ये हम बता सकते हैं कि वो जो कंपाउंड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर एप्लीकेशन है हमारे ऑक्सीडेशन नंबर का। कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी। ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। बोल रहा है लाइन, हर एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बोला कि कोई इंडिविजुअल एटम है, मान लो कि हाइड्रोजन ऐसे में लिख दिया, तो कोई इंडिविजुअल एटम है और वो अनकम्बाइंड फॉर्म में, वो किसी से अटैच नहीं, जैसे एच एफ है, देखो कंबाइन हो गया हाइड्रोजन और एक दूसरे से कंबाइन है, बट ये H2 लिखा है, F2 लिखा है, ये किसी और से कंबाइन नहीं है, ये अनकम्बाइंड फॉर्म में है, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। इस लाइन को याद कर लेना, ठीक है। जैसे मैं सिल्वर सिर्फ लिख दिया, मरकरी लिख दिया, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। जैसे O2 N2 H2 C सिल्वर, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल ले देता। नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम इन ए कंपाउंड मस्ट इक्वल टू देयर चार्ज। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि कोई कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मैं लिख दूं K4FeCN का होल 6, ठीक है। ये देखो अभी कैसा है, ये चार्ज नहीं है, लेकिन मैं इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूं, तो देखो यहाँ पे इसको मैं लिखूँ था, क्या लिखता 4K प्लस, ठीक है, प्लस इसको मैं तोड़ दूं तो FeCN का, देखो यहाँ पे CN का होल 6 हो गया, और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, -4 आएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर हम लोग देखें तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम, जितने भी एटम है यहाँ पे आयरन है, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम हम लोग करेंगे वो आएगा किसके, इसके ऊपर जो चार्ज है। इसी तरीके से देखो एक कंपाउंड है, तो इसका जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, इसके पूरे एलिमेंट का, हम तो एक ही एलिमेंट है, तो इसका जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो किसका आएगा, इसके ऊपर के जो चार्ज है। समझ में आया कुछ कैसे क्या बोल रहा है। जैसे बोला कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम आयन कितना होगा, अब इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2 है, तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2 आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, जैसे SO4 पे 2 माइनस, तो मैं बोलूँ कि जो सल्फर है, सल्फर और ऑक्सीजन के जब ऑक्सीडेशन हम लोग स्टेट निकालेंगे, प्लस करेंगे, मान लो सल्फर का मैं मानता हूँ X है और ऑक्सीजन का मैं टोटल मान लेता हूँ, टोटल इसका Y है, तो ये किसके इक्वल आएगा, -2 के। मीन्स इन दोनों का ऑक्सीडेशन का सम इसके ऊपर के चार्ज के बराबर होता है। बस इतना ये लाइन बोला है, ठीक है, ये वाली लाइन। नेक्स्ट लाइन हम लोग पढ़ते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, सिंस NaCl डज नॉट हैव ए चार्ज, जैसा कि NaCl के पास कोई चार्ज नहीं है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मैं बोलूँ NaCl का टोटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इक्वल टू जीरो। जैसे अब मैं इसका अलग अलग देखूँ तो मैं मानता हूँ कि X है प्लस Y है, तो इन सब का सम इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये बोल रहा है सिंस NaCl डज नॉट हैव एनी चार्ज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द Na प्लस Cl मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो Na का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होता है, और Y कितना होता है, और इसको प्रूव भी कर रहा है कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होता है, और क्लोरीन का -1 होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इन ए कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 जो कि मेटल में +1 होता है, और ग्रुप 2 का +2 होता है। एक चीज़ याद कर लेना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ नोट में जो ग्रुप नंबर होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू क्या, किसी एलिमेंट का, कोई एलिमेंट्स हैं लेकिन कंपाउंड में है, ठीक है। जैसे मैं लिखा हूँ NaCl लिखा हूँ, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू क्या, ग्रुप नंबर, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो किसी कंपाउंड में मैं बोलूँ NaCl का, Na जो है बताओ किस ग्रुप का है, ये फर्स्ट ग्रुप का है, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1 होगा, ठीक है। ये हेलोजन हमारा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1 होगा, क्योंकि हेलोजन वाले क्या होते हैं, नेगेटिव वाले होते हैं, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का मैं पूछूँ तो, ठीक है, ऑक्सीजन कितना होगा, -2 होगा। इसका तो वेरी करता है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग टाइम पे। देखो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन का बताया भी हूँ, फ्री स्टेट में है तो अभी हम लोग पढ़े थे, फ्री स्टेट में क्या होता है, जीरो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली क्या होता है, -2 जो बोला हूँ। पर ऑक्साइड होता है तो पर ऑक्साइड जैसे Na2O2 हो गया और H2O2 हो गया तो -1 होता है। सुपर ऑक्साइड में तो हाफ होता है, जैसे KO2 में, और ओजोनाइड में क्या होता है, KO3 होता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन का देखो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है, फ्री स्टेट में तो जीरो होगा, जनरली क्या होता है, +1 होता है। और मेटालिक हाइड्राइड मीन्स मेटल का हाइड्राइड है तो मेटल खुद पॉजिटिव होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए, और नॉन मेटल हाइड्राइड के साथ +1 होता है। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें थी, याद कर लेना इसको अच्छे से। यहाँ पे देखो ये लाइन, सोडियम्स
ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +1 होता है, सिंस ये ग्रुप 1 स्टेट का है। और ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड के लिए कितना होता है -1 के लिए। देखो हैलोजेंस जो होते हैं, हैलोजेंस मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 तो होता ही है, लेकिन इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है -1 से +7 तक। लेकिन फ्लोरीन ही है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि फ्लोरीन ही एक ऐसा हैलोजन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट केवल और केवल -1 होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, फ्लोरीन ही केवल है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का क्या होता है +1 भी होता है जनरली, ठीक है। जनरली क्या होता है +1 और कब होता है जब वो नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड हो, जैसे फ्लोरीन HF में क्या है तो इसका प्लस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही मेटल के साथ होता है, कोई सोडियम है और ये क्या हो मेटल है ना, तो इसके साथ बताओ क्या होगा, ये इसका प्लस होगा, इसका माइनस हो गया, तो ये चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है किसी कंपाउंड में, वो -2 होता है। और ये देख ही रहे हो क्या क्या हो सकता है। बोला कि इन ए 2 एलिमेंट कंपाउंड द मेटल ग्रुप 15 एलिमेंट का, 15 जो ग्रुप एलिमेंट है, 15 ग्रुप का एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा -3 होगा, ठीक है। ग्रुप 16 का कितना होगा -2 होगा, मीन्स ऑक्सीजन फैमिली का बोल रहा है। एंड जो हैलोजेंस होते हैं 17 उनका कितना होता है -1 होता है, ठीक है। इन HBr हाइड्रोजन है ऑक्सीडेशन कितना, देखो अब ये Br क्या है हमारा नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +1 होगा। नॉन मेटल के साथ जो होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +1 होता है, तो ये बोला यहाँ पे Br कितना होगा -1, ठीक है। यहाँ पे Br वुड हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये -1 होना चाहिए। चलो ये ऑक्सीडेशन निकालते हैं हम लोग। बोला कि पैराडॉक्सल ऑफ फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर, ये देखो आया था 2019 या 2020 में क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। पूछा था बताओ कौन सा स्ट्रक्चर सही है, तो देखो यहाँ पे जो Br3O8 है, ठीक है, इसका अगर मैं पूछता पूरे का ब्रोमीन का जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे जब निकालोगे तो 4/3 आएगा। कैसे किसी का निकालते हैं, देखो मान लो अब इसका हमको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैसे निकालते थे, अभी मैं बोला था कि पूरे कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा =0 हो गया। हमको Br का निकालना है तो मैं बोलूँगा 3 और Br का ब्रोमीन का मान लिया मैं कितना है x है, तो 3 × x हो गया, प्लस ऑक्सीजन का भी हम लोग पढ़े थे जनरली, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -2, तो -2 हो गया। कितना ऑक्सीजन है 8 है, तो 8 कर दो। तो अब इसको सॉल्व करो, देखो 8 × 16 -16 उधर जाएगा तो +16 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x है तो x = क्या हो जाएगा 16.3। तो ये कुछ आंसर आया है, ठीक है, 16.3 हो गया। इसी तरीके से इसका देखो निकालोगे कितना आएगा कार्बन का यहाँ पे निकालना है, देखो कार्बन का 4/3 बता रहा है यहाँ पे ये बताया। ऐसी तरीके से देखो कैसे निकालोगे, देखो कर देता हूँ। इसका देखो कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का निकालना है तो 3x हो जाएगा प्लस, ठीक है, 2 दूना 4, वो भी माइनस में, देखो 2 × 2, क्योंकि 2 क्यों ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 2 है, और -2 क्योंकि उसका होता ही और ये =0, तो x = कितना आ गया 4/3 आ गया। ऐसे इसका निकाल के तुम लोग बताना कि ना, ये तो वैल्यू दे दिया लेकिन तुम लोग भी निकाल के एक बार चेक कर लेना, ठीक है, इतना ही आएगा। तो ये बोला कि पैराडॉक्सल ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, देखो हर एक एलिमेंट का यहाँ पे ब्रोमीन का देखो यहाँ पे कितना है +6 है, यहाँ पे +6, इसका कितना है +4 है, ये पैराडॉक्सल इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे कार्बन का 2 है, यहाँ पे 2 है, इसका 0 है। इसका स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेना, ये आया है यहाँ पे देख रहे हो ब्रोमीन 7 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 2 2 4 2 6, ये 6 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 7 7 बॉन्ड बनाए हैं सब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये +5 में +5, इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो ये पैराडॉक्सल कुछ बॉन्ड था, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ये पेपर में आ चुका है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन कब बोलेंगे कब रिडक्शन बोलेंगे, डिफिनेशन देख रहे हैं किसको कब बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कब रिडक्शन हो रहा है। अभी बताया था मैं क्या कि यदि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ रहा है, यदि हम लोग रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देखते हैं, तो यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, यदि कम हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ पे बोला है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं रिडक्शन। दूसरी डिफिनेशन क्या होती है, यदि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बाई एनी स्पीसीज, कोई स्पीसीज है और वो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है, तो उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन। जैसे बताओ यहाँ पे देखो सोडियम है, ये सोडियम है, सोडियम से देखो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो बताओ सोडियम को क्या हुआ है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। सोडियम का क्या हुआ देखो ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे प्लस में गया। अब ये बताओ कि मैं बोला था ना कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होते हैं, एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो सोडियम हमारा क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, याद कर लेना। जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स जो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बाई एनी स्पीसीज, तो क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन स्पीसीज कैसा होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यदि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो वहाँ पे उसका क्या हो रहा था रिडक्शन, लेकिन वो एलिमेंट क्या कैसा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हम लोग वो भी पढ़ेंगे, किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, किसको रिड्यूसिंग एजेंट, बस मैं बता रहा हूँ अभी। देखो और क्या होता है ऑक्सीडेशन, मतलब 3 टाइप का डिफिनीशन है। पहला डिफिनीशन था क्या था कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना तो ऑक्सीडेशन हुआ, घट जाना रिडक्शन हो गया। जो इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बताओ कैसा एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का विथ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उल्टा बोल सकते हो। ऑक्सीजन का एडिशन तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का जुड़ जाना किसी सब्सटेंस से ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और हाइड्रोजन का निकल जाना या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का निकल जाने से क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। रिडक्शन का बोलते हैं जब कोई हाइड्रोजन जुड़ जाए किसी सब्सटेंस से या कोई लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आके जुड़ जाए किसी सब्सटेंस से, तब उसे बोलते हैं रिडक्शन। या ऑक्सीजन का निकल जाना या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का निकल जाने से बोलते हैं रिडक्शन। ये चीज़ें लिखी थी, ठीक है, यहाँ पे हो गया। बोला कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं, या ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट या रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट बोलते हैं। देखो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे याद कर सकते हो, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। मैं ऐसे याद किया था, इलेक्ट्रॉन रिलीज मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और इलेक्ट्रॉन को जो ऑब्टेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो ऑब्टेन करते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ई ओ मीन्स इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करना, ऑब्टेन मीन्स क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिलीज है मीन्स क्या करना, लॉस कर देना। और जो ऑब्टेन करता है मीन्स क्या करते हैं, जो गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें वही लिखा है, इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि जैसे हमारा KMnO4 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसे K2CrTO7 हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 जो होते हैं पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, और सोडियम थायोसल्फेट क्या होते हैं, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग जानते हैं जो मेटल का ऑक्साइड होता है, मेटल का ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये क्या हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन मेटल का हाइड्राइड जो होता है, देखो मेटल के साथ ये जुड़ा है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हाइड्रोजन जुड़ा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। हम लोग इसका केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें लिखा हुआ कि देयर आर सम ऐसे कंपाउंड्स हैं जो दोनों होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। बोला कि SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP किसी का जितना ज़्यादा होगा, SRP जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे हमारा फ्लोरीन जो होता है ना, उसका जो SRP होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद कर लेना, SRP जितना ज़्यादा अच्छा उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैं बता भी चुका हूँ, इसलिए फिर से आ गया। और रिड्यूसिंग पावर उसकी उतनी कम होती है। देखो कैसे हम पता करेंगे कि हमारा जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन फिर से बता रहा हूँ। देखो यदि वो कंपाउंड अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यदि अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यदि बीच वाले में है तो दोनों की तरह से बिहेव कर सकता है। जैसे अभी ये देखो, ये सब कैसे हैं, देखो बोला है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में वैलेंसी में है, ठीक है। खा लो, भी नहीं खाऊंगा यार, अभी पढ़ा रहा था। चबिया ले लो, बंद कर जाना, हो जाओ। सोनी सोनी मन के पेट्रोल रख दो बाहर में, फिर आने लेता ना पानी यार। ठीक है, चलो देखो कि यहाँ पे बताया है, जैसे मैं बोला था ना कि कैसे फाइंड करेंगे कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पहले उसको पता कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आ रहा है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यदि मिनिमम आ रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बता रहा है। और इंटरमीडिएट है तो दोनों की तरह से ऐड कर सकता है, और वही डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है कि एनसीईआरटी में दिया है, बताओ कौन डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगा इसमें में से। तो तुम पहले पता करोगे कि अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। यदि वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम में तो रिड्यूसिंग एजेंट, और बीच में तो वो दोनों शो करता है, और वही होते हैं डिसप्रपोर्शनेशन शो करने वाले। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन देखो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशन, एक होता है डिसप्रपोर्शनेशन, एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्वेश्चन इस पे आ चुका है, ठीक है। और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे मैं कुछ और बोल दिया, क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया और
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये डिकम्पोजिशन है ना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, कि इसमें दो एलिमेंट्स होंगे एक दूसरे से मिलेंगे, कंबाइन करेंगे और कंपाउंड बनाते हैं। जैसे देखो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन किए तो CO2 बन गए। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन, तो याद कर लेना, ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या, उसको हीट करो और तोड़ दो। जैसे पानी को हम लोग तोड़ दिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, सोडियम हाइड्राइड को तोड़ दिए सोडियम और हाइड्रोजन में, KClO3। यही वाला क्वेश्चन आया था, पूछा था कि एग्जाम्पल पूछा था कि बताओ कौन सा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे तो है, देखो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है दो टाइप का होता है, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें एग्जाम्पल दिया था, पूछा था कि बताओ कौन सा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक एग्जाम्पल ये दिया था, इसमें से शायद इसमें से कोई एक दिया था, तो इसमें से ये वाला दिया था मुझे जो याद है, ठीक है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का शायद एग्जाम्पल जो दिया था ये वाला ऐसे कोई दिया था, या इसका ही दिया था, ठीक है। तो देखो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा। देखो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कैल्शियम जो है वेनेडियम को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। देखो वेनेडियम का ऑक्साइड बना लिया, वेनेडियम पहले ऑक्साइड था। मैग्नीशियम क्या है, टाइटेनियम को हटा के खुद मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मीन्स नॉन मेटल जो होता है मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, ठीक है, यहाँ पे जो ठीक है सॉरी, देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ने हैं नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या, कि सोडियम जाएगा इसमें, ये जो हाइड्रोजन है एक नॉन मेटल है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। कैल्शियम गया, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या हमारा एक नॉन मेटल है तो उसको डिस्प्लेस कर दे रहा, ठीक है, तो इसे बोलते हैं नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे देखो लिखा है कि इन ईच केस द रिड्यूसिंग मेटल, मेटल्स हमारे बताया था ना कि मेटल कैसे होते हैं, एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इन ईच केस मेटल इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन वन दैट इज बीइंग reduced while eventually show more capability to lose electron as compared to one that इन द सेक्शन टू, इसको नहीं लिखना, वी हैव ऑलरेडी, इसको याद कर लेना कि जिंक जो होता है, जिंक कॉपर और सिल्वर में बात करें तो कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो बताओ जिंक कॉपर सिल्वर, याद कर लेना। अभी हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आएगा, तो जिंक कॉपर सिल्वर में एनसीईआरटी की लाइन थी, तो डायरेक्ट पूछ सकता है बताओ कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। देखो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक कंपाउंड है, उस एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। जैसे हमारे H2O2 में ये कंपाउंड है, अब इसी में एक एलिमेंट का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी। देखो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, याद कर लेना, ये क्या क्या है हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -1 होता है, हम लोग पढ़ के ही आए हैं। देखो यहाँ पे इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्योंकि -1 से -2 में जा रहा है, रिडक्शन हुआ, और यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है। इसी तरह से देखो फास्फोरस का देख लेना, यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। इसी तरीके सल्फर का देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जब रिडक्शन, से बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एप्लीकेशन में बता ही दिया था कि हम लोग जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, एक तो डिटरमाइन करते हैं कि हमारा कंपाउंड कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है, कितना एसिडिक है। तो एसिडिटी हम लोग जितना क्या बोला है कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा सेंट्रल मेटल एटम का, या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है हमारा कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। इसको याद कर लेना कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा था, ऐसे पूरा दिया था और पूछा था कि बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है, नहीं सॉरी पूछा था कि कौन ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो हमारे HClO4 का, फिर HClO3 का, HClO2 का, और इसमें भी पूछा था बताओ कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, बताओ किसकी होगी, इसकी होगी किसकी होगी, HClO4 की। ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूँ, ठीक है, फिर से देखो दोबारा, मतलब 2-3 बार हो चुका है। ये क्यों, क्योंकि एक तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा है, और देखो बताओ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है कि सल्फर की, तो क्लोरीन की होती है, तो ऐसे भी हमारा ज़्यादा हो गया, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा उसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज़्यादा है, +1 +3 +5, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज़्यादा है, इसकी है, लेकिन अच्छा एसिडिटी किसकी है, ये है, इसको तैयार कर लेना, ठीक है, ये तैयार कर लेना, ठीक है। टू डिटरमाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे डिटरमाइन करेंगे ये तो बता चुका हूँ, अभी हम लोग पढ़े ही हैं इसको, तो कर लेना यहाँ से, ठीक है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसी का यूज मैं बोल रहा था कि इन सब का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं इसको। लेकिन मैं मोल वाले चैप्टर में बताया था इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट, या अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, यदि एटम होता तो बोलता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, बताया था ना वैलेंसी फैक्टर कैसे बताते हैं।
अभी बताऊंगा अभी कैसे करना है, वहाँ पर थोड़ा बहुत बताया था मोल वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग फैक्टर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं बताया हुआ था कि यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो मॉलिक्यूलर अपन बैलेंसिंग फैक्टर। और एक बताया था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमारे सेम मोल जैसा ही होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ ए सैंपल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए स्पीसीज। देखो मास को हम लोग बोल सकते थे यहाँ पे, मास को वैसे ही रहने देते हैं, मास को वैसे रहने देते हैं। इक्विवेलेंट वेट दैट स्पीसीज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है, और बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ पे NF आ जाता है, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, मोल। इसलिए बोला था ना कि मोल जैसा ही होता है। सोचो यदि बैलेंसिंग फैक्टर 1 हो जाए, बैलेंसिंग फैक्टर यदि 1 हो जाए तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है नंबर ऑफ मोल के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इक्विवेलेंट कैसे बताएंगे, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या किसी रिड्यूसिंग एजेंट का, किसी रिडॉक्स रिएक्शन में। तो बैलेंसिंग इक्विवेलेंट वेट बताने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, उसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या है। बैलेंसिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो बता रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाई 1 मोल, एक मोल जो कंपाउंड होगा उसके एक मोल के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है, वो हम लोग किसका बता रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग जानते हैं जो ऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं ना, तो इसलिए बोल रहा है कि गेन्ड बाई, तो इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाई 1 मोल, ठीक है, बाई उसका मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन हम लोग गेन कर रहे हैं। यदि रिड्यूसिंग एजेंट होता तो रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया गया है बाई 1 मोल, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग डिवाइड कर देते बाई उसके मॉलिक्यूलर वेट को, ठीक है। जो बैलेंसिंग फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, ये तो था इक्विवेलेंट वेट निकालने का। इक्विवेलेंट वेट देखो क्या लिख रहे थे, वही मास लिख रहे थे अपन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द बैलेंसिंग फैक्टर लिख रहे थे यहाँ पे, सॉरी देखो मॉलिक्यूलर वेट ये सब वही तो है, ठीक है। और इसका बैलेंसिंग फैक्टर की तरह से क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड है। देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, बैलेंसिंग फैक्टर्स, बैलेंसिंग फैक्टर NF पढ़ने आ रहा है। तो देखो हमेशा बैलेंसिंग फैक्टर जो होता है, एक लाइन याद कर लेना, बैलेंसिंग फैक्टर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव में ही बैलेंसिंग फैक्टर लेते हैं। देखो जैसे मैं बोलूँ कि कोई इनिशियली 3 था और फाइनल में कितना हो गया 2, तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 2 - 3 करोगे, लेकिन जो वैल्यू आएगा वो प्लस में ही लिखना है, ठीक है। जैसे HNO3 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना रहा है, N2O बना रहा है, तो बताओ इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा, तो पहले चेंज निकालो, चेंज इक्वल टू क्या होगा, 5 - 1 इक्वल टू 4, क्यों, देखो 5 - 1/4, तो बताओ यहाँ पे 5 - 1, वैसे भी हम लोग बोल सकते थे कितना इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा क्या हो रहा है, ये हमारा HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करे, देखो तो जितना इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन किया जाता है वही उसका बैलेंसिंग फैक्टर भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम लोग कैसे बताएंगे, इसको देख लो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना है, +5 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है, नाइट्रोजन का निकाल के तुम लोग देख लेना। ऐसे देखो यहाँ पे कितना है, N2O में इसका +1 है, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना डिक्रीमेंट हुआ है, कितना डिक्रीमेंट हुआ है, 4 का डिक्रीमेंट हुआ ना, तो इसीलिए यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं +5 पे देखो 5 - 1 कर दिया हूँ, 5 - 1, वैसे मुझे करना था फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1 - 5 करना था, इक्वल टू 4 लिखना था, ठीक है, तो ये आंसर आ जाता। लेकिन चेंज है तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें देखो इसका कितना आएगा यहाँ पे, तो पहले देखो ये 3 मैं बाद में लिखा हूँ, पहले क्या था यहाँ पे आयरन था, आयरन और 4H2O, यहाँ पे H2O था, ये कुछ तरह से रिएक्शन इतना था, तो पहले मैंने चेक किया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0 होगा, इसका कितना होगा 8/3 होगा, ठीक है। तो देखो फाइनल कितना 8/3 है, और यहाँ पे कितना था, इसका 0 था, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 था आयरन, 3 आयरन, तो यहाँ पे भी 3 आयरन करना पड़ेगा रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, इसलिए यहाँ पे 3 कर दिया, तो जो नेट आएगा देखो 3 3 कट आएगा, तो बैलेंसिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, NF इक्वल टू टोटल 8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालते हैं बैलेंसिंग फैक्टर किसी रिएक्शन का रिडॉक्स रिएक्शन का। लेकिन देखो किसी एलिमेंट का बताना हो, तो कोई एलिमेंट जैसे मैंने बोल दिया सोडियम है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, इन सब का बैलेंसिंग फैक्टर बताओ, तो देखो उसका जो ग्रुप नंबर होता है या वैलेंसी जो होती है वही होता है उसका ऑक्सीडेशन, सॉरी उसका वैलेंसी फैक्टर होता है, ठीक है। उसका जो वैलेंसी होता है वही उसका क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर होता है। इसका कितना होगा, देखो 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें होती हैं। एसिड के लिए कैसे हम लोग बताएंगे, मीन्स वो कितना H+ इजिली निकाल सकता है, वो कितना H+ इजिली निकाल सकता है, वही उसकी क्या होती है, बैलेंसिंग फैक्टर होती है एसिड के लिए, उसको बोलते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी किसे बोलते हैं, कोई स्पीसीज कितना H+ इजिली निकाल लेता है उसी को बोलते हैं क्या, उसकी बेसिसिटी। एसिडिटी क्या होती है, कितना OH निकाल सकता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी, जितना वो OH निकालेगा इजिली उसको बोलते हैं एसिडिटी। तो देखो ये जो है अगर मैं बोलूँ पैसे डाइट पूछ लेता है, ये जो स्पीसीज अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे एक कंपाउंड, ये
बताओ इसकी जो होती है बैलेंसी फैक्टर कितनी होती है, इसकी बैलेंसी फैक्टर कितनी होगी, एन की वैल्यू, इसकी एन की वैल्यू कितनी होती है 3। यहाँ पे से 3 हार्डवेयर निकल सकता है, यहाँ से इसकी 2 निकल सकता है और इसकी कितनी निकल सकता है 1। ये हम लोग किस में पढ़ते हैं, बी ब्लॉक में। तो चीज़ें देखो केमिस्ट्री में चीज़ें थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सीखोगे बेसिक से तो चीज़ें खूब अच्छे से तैयार हो जाती हैं यार, ठीक है। ये सोच के चलोगे कि मतलब हम कहीं से भी सीख लें तो थोड़ा मुश्किल होता है सीखना, ठीक। तो सीखते रहो, मतलब थोड़ा याद करते रहो चीज़ें और कंपेयर करते रहोगे तो चीज़ें तैयार होते चली जाती हैं अच्छे से, ठीक है। जैसे मुझे जो केमिस्ट्री देखो बहुत अच्छा से तैयार था, ठीक है। और देखो तैयार ही रहता, मतलब भूलता नहीं, देखो बस 1-2 बार पढ़ता हूँ चीज़ें फिर से तैयार हो जाती है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चीज़ें कंपेयर करके तैयार करता हूँ, तो तुम लोग भी चीज़ें कंपेयर करके थोड़ा पढ़ोगे ना चीज़ें तैयार रहेंगी लंबे समय तक। देखो HCl है, इसकी यहाँ पे HCl में से कितना H निकाल सकता है, एक ही निकाल सकता है, इसलिए बैलेंस फैक्टर 1। HNO3 में से 1 जा सकता है, H2SO4 से केवल 2 जा सकता है, ठीक है। और ऐसे कैसे पता चल रहा है, देखो SO4 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक OH होता है और यहाँ से एक OH, तो O और H वाला ही हाइड्रोजन जा सकता है, ठीक है। जैसे PO3 था, सॉरी यहाँ पे बताऊँ H3PO3 ये है, या H3PO4 है। तो यहाँ से हम लोग कैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन था, बोल देते कि 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तभी बोल देते 3 है। लेकिन हमको कैसे पता चल रहा है कि इसका बैलेंस फैक्टर 2 होगा, इसका भी 3 होगा। तो देखो इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। देखो इस टाइप का कंपाउंड का हमेशा स्ट्रक्चर ऐसे बनाना, POO पहले कर देना, ठीक है, और फिर लिखना OH OH OH। अब सोचो यहाँ से कितना हाइड्रोजन निकल सकता है, तीनों निकल सकता है। इसके केस में देखो POO कर देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे OH करते और OH करते, ठीक है, 2 ही कर पाते। यहाँ पे एक O है ही नहीं क्योंकि तब यहाँ पे हाइड्रोजन कर देते, तो ये सिर्फ यहाँ से निकल पाता। ऐसे H3PO2 का तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है, वहाँ पे 1 आएगा। देखो बेस के लिए बताया था ना कि जो इजिली OH निकाल दे उसे बोलते हैं बेसिसिटी। हम लोग बेस का क्या पढ़ते हैं, उसकी एसिडिटी पढ़ते हैं कि जो कितना H+ इजिली निकाल दे रहा है, OH निकाल दे रहा है, ठीक है, एसिडिटी उसे बोलते हैं। जैसे NaOH से कितना OH निकल जाएगा, केवल 1 निकलेगा, ठीक है। इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, सॉरी हाँ, इस बेस की एसिडिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसका देखो 2 निकल जाएगा, इसका 3 निकल जाएगा। तो ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि कोई रिडॉक्स रिएक्शन होगा, उस रिडॉक्स रिएक्शन का अगर बैलेंस फैक्टर निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे N2 + N1/N1 N2, N2 + N1/N1 और N2। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट अपॉन उसका बैलेंसी फैक्टर या मॉलिकुलर वेट अपॉन बैलेंसी फैक्टर। देखो जैसे बोल रहा है कि MnO4 हमारा पोटेशियम जो है पर मैग्नेट जो है, ये एसिडिक मीडियम हम लोग देख रहे हैं, देखो एसिडिक मीडियम में देख रहे हैं, तो हमारा MnO4 जो होता है एसिडिक मीडियम Mn+2 में आता है, हम लोग डी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं। ऐसे ये प्लस देखो MnO4 जो होता है किस में आता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, ठीक है। और ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, कब, बेसिक मीडियम में। तो हम कैसे बताए थे याद करने के लिए, बोला था ना कैसे याद करोगे। देखो इसका ट्रिक बताया था, देखो BNA बनना बताया था ना, बनना कैसे याद करोगे। बनना मतलब जो मतलब शादी होता है तो उसको बनना वरना बोलते हैं, पता नहीं, ठीक है, उसको तुम लोग देख लेना अपना। तो बनना से मैं तैयार किया था। देखो बी मीन्स बेसिक मीडियम, कोई बोलेगा, देखो कोई बोल दिया स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम तभी लेना, यदि कोई बोला बेसिक मीडियम तब भी इसी को मान के चलना, न्यूट्रल वाले को। यहाँ पे तो लिख दिया है, लेकिन ऐसे कोई बोल रहा है कि बेसिक मीडियम है, ठीक है, या अल्कलाइन मीडियम है, तो हम लोग किसको मान के चलेंगे, न्यूट्रल को। स्ट्रॉन्ग बेसिक बोला तब इसको हम लोग लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 था, यहाँ पे +6 था, तो कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर 1 का आएगा। तो देखिए 1 लिखा है यहाँ पे, देखो +6 में है, +7 में, यहाँ +4 में, यहाँ पे +7 में, यहाँ पे +2 में। तो चेंज देखो यहाँ पे 3 का आ रहा है, यहाँ पे 5 का, इसलिए यहाँ पे 5 और 3 है, ठीक है। और देख लेना मीडियम कैसा है। इसी तरीके से हम लोग पढ़े थे डी ब्लॉक में ही Cr2OCl के लिए और MnO2 के लिए, MnO2 के लिए, ठीक है। Cr+3 देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में देखो इसका +6 है, ठीक है। और इसका कहाँ पे, सॉरी इसका देखो MnO2 का +4 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में देखो कितने चेंज आया, यहाँ पे +6 था, यहाँ पे +3, तो डिक्रीज कितने का हुआ 6 का, सॉरी यहाँ पे देखो Cr2O7 और Cr+3 है। पहले तो ये चेक करो कि कितने क्रोमियम का हम लोग चेक कर रहे हैं। एक क्रोमियम का देखो 3 डिक्रीज हो रहा है, तो 2 क्रोमियम ना, यहाँ पे देखो 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 2 क्रोमियम की हम लोग बात करेंगे, तो 2 क्रोमियम के लिए कितना हो जाएगा 6, इसलिए यहाँ पे 6 लिया है, ठीक है। देखो इस रिएक्शन से पता कर लेना है इसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो MnO2 था, यहाँ पे 1 मैग्नीज था तो इसका 4 था, और इधर 1 ही मैग्नीज है उसका 2 है, तो यहाँ पे 2 का डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हूँ, ठीक है। ऐसे देखो Cl2 के लिए बोला है, Cl2 का, ठीक है। तो क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना क्लोरीन, देखो एक क्लोरीन यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे -1 जा रहा है, मीन्स एक क्लोरीन 0 से -1 में गया, तो 2 क्लोरीन कितना 0 से
-2 तक हो जाएगा ना, क्योंकि 2 क्लोरीन की बात करें, एक क्लोरीन के लिए -1 तो 2 क्लोरीन के लिए 2, इसलिए 2 हो गया। इसी तरीके से कॉपर का देखो +2 से प्लस यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। ऐसे इन सब का डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो या समझ के देख लेना, ठीक है। इसका देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम लोग एसिडिक मीडियम में चाहे चेक करें, मीन्स सॉरी, हमारा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो दोनों तरीके से बिहेव करता है, हम लोग पढ़े थे ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव करता है। तो उसका हर जब वो चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करे चाहे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव करे, उसका जो बैलेंसिंग फैक्टर होता है वो 2 ही होता है, उसको तैयार कर लेना, ठीक है, कुछ करना नहीं रहेगा। नॉर्मेलिटी हम लोग पढ़े ही थे, नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन चैप्टर में बता दिया हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हूँ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ पे 100 क्या 1000 क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा क्या है ml में है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये मैं बता चुका था, ठीक है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ें नॉर्मेलिटी वैल्यूम, देखो यहाँ पे लिखा है नॉर्मेलिटी इंटू वैल्यूम और मोलैरिटी इंटू वैल्यूम, यहाँ पे बैलेंसी फैक्टर लिख दिया है, ठीक है। लिखा है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस मतलब होता है क्या, कि इसके कितने मिल इक्विवेलेंट हैं, या इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, इसके कितने इक्विवेलेंट हैं, इसके कितने इक्विवेलेंट हैं, इसके इक्विवेलेंट कितने, इसके इक्विवेलेंट हैं, सब इक्वल होते हैं, सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। मीन्स एक का इक्विवेलेंट बी के बराबर होगा, ये बताता है कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। जैसे बोल रहा है कि एक कंपाउंड है MN और NY, तो मैं बोलूँगा जो मिल इक्विवेलेंट होगा MN का, ठीक है, वो M के बराबर भी होगा और उसका मिल इक्विवेलेंट N के बराबर होगा, सब देखो एक दूसरे के बराबर ही होते हैं एक कंपाउंड में भी। एक चीज़ हम लोग बताया था तुम लोग को, जब मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा था, आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें बताया था N1V1 इक्वल टू N2V2 हम लोग कर सकते हैं, ये हमेशा ट्रू होता है, N1V1 इक्वल टू N2V2 हमेशा ट्रू होता है। M1V1 इक्वल टू M2V2 की वैल्यू कभी भी सही हो सकती है, कभी भी सही नहीं हो सकती। ये सही कब हो सकती है, जब बैलेंसिंग फैक्टर NF की वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है तो सही नहीं हो सकता। इसीलिए देखो ये वाला हमेशा भी सही होता है, ये वाला और ये वाला सही है, और ये यहाँ से आया हुआ है, ठीक, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। देखो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा 2 क्वेश्चन करके, ठीक है। तो इसको खूब अच्छे से तैयार करना। देखो इसको मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है, ये मैं बता तो दिया हूँ कैसे करना है, इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, हमारा जो ट्रिक है उससे हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको मैं तो लिख दिया हूँ, ठीक है, बाद में मुझे आया कि ठीक है इस नहीं करते हैं, ये बेहतर नहीं, क्योंकि हम लोग को पेपर देना है, कोई बेसी थोड़ी करना है, ठीक है, मेरी तरह से, क्योंकि मैं बेसी किया हूँ, ठीक। तो मेरी तरह से तुम लोग को बेइज्जती थोड़ी करना है, तुम लोग को नेट निकाल के आना है कॉलेज में, ठीक है, और मस्ती करो आके कॉलेज में, बहुत मज़ा आता है भाई, कॉलेज में आओगे तो पता लगेगा क्या मज़ा है कॉलेज का, जब आओगे तब, ठीक है। इसमें कुछ रियलिटी भी है, तुम लोग को बाद में पता लगेगा क्या मज़ा है कॉलेज का। चलो देखते हैं, देखो कैसे करना है क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है, इसका ट्रिक रहेगा, अभी ट्रिक से करते हैं इसको। देखो ये तो हो गया, तो बोला है कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन, पहला तो क्या है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड, यही इसी मेथड से मैं बताऊंगा, ठीक है। और एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो ये बहुत लेंदी मेथड पड़ जाता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड 2 टाइप का होता है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में करते हैं, ठीक है। ये मेथड थोड़ा लेंदी है, ठीक है, बढ़िया मेथड है, ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन क्या होता है ये थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, ठीक है, इससे थोड़ा टाइम तुम्हारा लगेगा, लेकिन ट्रिक से कैसे करोगे ये देखते हैं, चलो ठीक है। जल्दी क्वेश्चन कैसे करते हैं, चलो देखो, जैसे एक क्वेश्चन बस अच्छे से तैयार कर लोगे इसको, तो ये वाला तुम लोग कर लोगे, ठीक है, और तुम अपना प्रैक्टिस कर लेना 1-2 क्वेश्चन लेकर के। देखो कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना, देख लेना कि सब एलिमेंट बैलेंस है कि नहीं। पहला स्टेप क्या रहेगा, मतलब देखो मैं स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला स्टेप देख लेना, सब एलिमेंट नहीं, कार्बन सॉरी, देखो बैलेंसिंग किस क्रम में करते हैं, CHO क्रम में। पहले देखना, सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, सॉरी। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, पहला स्टेप चेक करेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस है कि नहीं, किसको छोड़ के, कार्बन को और सॉरी ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ करके क्या सभी एलिमेंट्स बैलेंस हैं कि नहीं बैलेंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो, मैग्नीज जितना था, एक मैग्नीज, यहाँ पे एक मैग्नीज है, यहाँ पे कॉपर कार्बन कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे मैं देखो जो बैलेंस नंबर बढ़ा रहा हूँ उसको देखते रहना, दूसरे कलर से करता रहूँगा। यहाँ पे मैं करूँगा 2 कार्बन, ठीक है, यहाँ पे मैं 2 कार्बन कर दिया। देखो ये बताओ मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, यहाँ पे निकालना जान ही गए होगे, +7 होता है। इसको प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से आ जाएगा। देखो यहाँ पे +2 पहले से निकाल कर रखा है, यहाँ पे बताओ एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, ये निकालोगे तो आएगा +3, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन कितना है, +4 है। यहाँ पे मैं कितने कार्बन का देखा हूँ, केवल एक कार्बन का भी बताया हूँ, कितने का बताया हूँ, केवल एक कार्बन का। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2। सोचो एक कार्बन के लिए +3 से +4 में गया है, यहाँ पे एक कार्बन जब था तो उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बढ़ा है, +1 बढ़ा है। तो
तो 2 कार्बन के लिए कितना बढ़ेगा, एक कार्बन के लिए एक बढ़ रहा है, तो 2 कार्बन के लिए देखो 2 कार्बन था ना, तो 2 कार्बन के लिए कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नेट जो इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक में वो 2 का इंक्रीज हुआ है, 2 का इंक्रीज हुआ ना, देखो +3 था +4 हुआ है, और +3 +4 हुआ तो 2 कैसे हुआ ये मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे देखो ये +7 था, ये +5 हो गया, यहाँ पे मैग्नीज कितना 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मीन्स ये एक ही मैग्नीज में जो डिफरेंस आया 5 का डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे 5 घटा है और यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, 2 यहाँ पे 5 ऑक्सीडेशन स्टेट घटा, यहाँ पे 2 बढ़ गया। इन दोनों को देखो बराबर करना होता है। सोचो मैं यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि ये बराबर हो जाए। ठीक है, इन दोनों को वैल्यू बराबर करना होता है, वैल्यू कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दो कि जो लास्ट वैल्यू है वो बराबर हो जाए। सोचो यहाँ पे, और इसी में से कोई करना होगा। सोचो यहाँ पे कितने से कर दूँ, यहाँ पे 5 से कर दो, यहाँ पे कितने से करेंगे 5 से, तो ये देखो 10 आ गया, यहाँ पे कितने से कर दें 2 से कर दें, तो 10 देखो एक वैल्यू बराबर आ गई, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। कोई और वैल्यू था जिससे तुम लोग करते हो वो बराबर आता। सोचो हम लोग सॉरी, यहाँ पे देखो जो चीज़ें होती हैं उसी के बारे में पहले सोचते हैं। यहाँ पे सोचो 5 है तो मैंने सोच लिया यहाँ पे 5 से करते हैं तो देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे मैंने सोचा कि 5 है लेकिन यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सोचते भी हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 था इसलिए मैं सोचा कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कौन सा वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे देखो 5 था तो इसलिए मैं इसमें सोचा कि लाओ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो दो वैल्यू 10 आ जा रहा है। तो मतलब क्या कि यहाँ पे जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस वाले में, देखो किससे किया हूँ, यहाँ पे 5 से किया हूँ, और इस वाले में कितने से किया हूँ 2 से किया हूँ। कितने से किया हूँ देखो 2 से, इसमें कितना 5 से, तो यहाँ पे जो आगे आएगा 2 आएगा, यहाँ पे जो आगे आएगा क्या आएगा हमारा 2 आएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ। ठीक है ना, कितने से किया हूँ 2 से। ठीक है, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया हूँ 5 से, तो यहाँ पे 5 हो गया। तो देखो MnO4 का जो कोफिशियंट आएगा कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी 2, इसमें भी 2 है। इसका जो कोफिशियंट है C2O4 का ये कितना 5 है, यहाँ पे 5 है और कहीं नहीं है। ठीक है, यहाँ पे होता देखो 5 गुना 10 हो जाता, तो इसका अगर पूछा होता तो किसका कितना लिखते 10 लिखते। ठीक है, हाइड्रोजन का पूछा, देखो हाइड्रोजन कैसे अब हम लोग बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लो, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पानी ऐड करते हैं, पानी। तो सोचो इधर कितना ऑक्सीजन था 4, इधर कितना ऑक्सीजन था 4 दूना 8 हो गया, देखो 2 पहले आ गए ना, 2 चौका 8 हो गया। और 1 मिनट थोड़ा इसको मैं गायब कर दूँ, काफ़ी हो गया ये, सॉरी। देखो ये कितना हो गया हमारा, यहाँ पे कितना किया था यार, यहाँ पे मैं कितना किया हूँ 5 से। ठीक है, यहाँ पे 5 से, तो ये हो गया 2 चौका 8, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, और 5 चौका 20, इतना 28 ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना हो गया है, यहाँ पे 5 से क्या हो तो 5 गुना 10, 10 गुना 20 हो गया, ये हमारा 20 हो गया। यहाँ पे कितना कर दूँ मैं 8 कर दूँ, 8H2O। यहाँ पे H2O का पूछा था तो कितना मैं लिखता 8H2O। तो देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, क्योंकि देखो इधर 20 और 28 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो इधर टोटल देखो कितना हाइड्रोजन है, इधर यहाँ पे 8 गुना 16 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितना होगा, इधर कितना कर दूँ 16H, तो इसलिए सोचो 16H वाला कौन सही गला, तो आंसर सही हो गया हमारा। देखो तुमको समझा रहा था तो 2-4 मिनट ज़्यादा लगा। ठीक है, ये तुम लोग खुद करोगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा 1 मिनट, लेकिन इस मेथड से करोगे यार थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं इस मेथड से समझा नहीं रहा हूँ, इसको मैं बाद में मुझे देखा तो मैं तो इसी मेथड से करता था क्वेश्चन बाद में, लेकिन मैं लिख चुका था इसको अपने नोट्स से, क्योंकि नोट्स में मेरे ये भी था, तो 3 मेथड था। ठीक है, तो मैं इसको तुम लोगों से इससे करा रहा हूँ क्योंकि ये आसान है। देखो एक क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक, तो इसमें बताना है कि कोफिशिएंट, और 2023 में ये आया हुआ है। तो देखो इसको कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक, इसको तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन सही से अरेंज नहीं है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे देखो कैसे करते हैं इसको, थोड़ा सा मैं हटाता हूँ चीज़ें ये। देखो इसको मैं यहाँ पे ला के रख दिया हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। इसको अच्छे से यार तैयार कर लेना तुम लोग, हाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखो कैसे करोगे, देखो जल्दी से पहले इसका देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट इनका चेक करो, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा क्या है। ठीक है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले चेक करो, लेकिन उससे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या, पहला स्टेप बताया था क्या, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, मेटल को बैलेंस करना, एलिमेंट्स को बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन। सबसे देखो मैं स्टेप पहले बोल देता हूँ, बैलेंस करना है एलिमेंट को एक्सेप्ट क्या, ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरे नंबर पर किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को किसके द्वारा, H2O के द्वारा। फिर तीसरा क्या था, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं किसके द्वारा, H+ के द्वारा। बस इतना कर लो, हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन था हमारा, तो यहाँ पे देखो कितना कॉपर क्रोमियम है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे देखो बोला है कि 2 क्रोमियम है, ये एलिमेंट्स थे हमारे। यहाँ पे सल्फर कितना है, 1 सल्फर है, यहाँ पे भी 1 सल्फर है। बाकी एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग देखेंगे नहीं, ये सब चीज़ें बैलेंस है, तो हमको कुछ करना अब नहीं है। सबसे पहले जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो 7 में 14 हो गया, 14 में से 2 गया 6 हो गया, 6 यहाँ पे +6 आ गया। एक क्रोमियम का आया +6, यहाँ पे एक क्रोमियम का है +3। सोचो एक क्रोमियम के 6 से 3 में जा रहा है, केवल एक क्रोमियम के लिए, एक क्रोमियम के लिए 6 से 3 में, मीन्स 3 का डिक्रीज हो रहा है। कितने क्रोमियम के लिए, एक क्रोमियम के लिए। यहाँ पे कितना क्रोमियम है, 2 क्रोमियम, तो 2 क्रोमियम के लिए कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, 6 का। यहाँ पे देखो 6 का डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सल्फर देखो, सल्फर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में, 2 3 6 हो गए, 6 में से 2 गया 4, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और यहाँ पे हमारा सल्फर कितना है, 4 दूना 8, 2 में से 2 गए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे बताओ कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एक सल्फर एक ही है इधर भी, तो यहाँ पे भी एक ही है, तो यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 का डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये बताओ यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये दोनों फिर से वैल्यू बराबर हो जाए। तो यहाँ पे मैं सोचूंगा कि यहाँ पे 1 से कर दूँ और यहाँ पे कितने से कर दूँ, 3 से कर दूँ, तभी तो 6 आ जाएगा। देखो ये भी वैल्यू पूरा टोटल 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 से कर दिया, यहाँ पे 1। तो अब देखो यहाँ पे मैंने कितने से किया है, 1 मिनट में फिर से बैक में थोड़ा चलता हूँ। हाँ देखो यहाँ पे मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, बोला हूँ कि 1 से कर दो, यहाँ पे कितने से कर दो, 3 से कर दो। ठीक है, ताकि 6 आ जाए। देखो ये टोटल 6 आ गया। अब इस वाले में मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 1 होगा। ठीक है, और इसमें कितने से क्या हूँ, 3 से। तो स्टोइकियोमेट्री देखो कितना हो गया इसका, CR इसका पूछा है ना ए का, तो ए कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। ए कितना हो गया हमारा 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी है। बी कितना है हमारा, 3 है, तो 3 हो गया। तो हमारा आंसर जो होना चाहिए डी हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी 8 किसके लिए था, हमारे सी के लिए था। तो चेक कर लेना अपना। तो सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, तो मैं बता देता हूँ। देखो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, पानी ऐड करते हैं। तो बताओ टोटल इधर कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो 7 ऑक्सीजन यहाँ से हो गया। ठीक है, 7 ऑक्सीजन अभी यहाँ पे है, और यहाँ पे मैंने कितना किया 3, तो 3 तरीका 9 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो 9 7 16 ऑक्सीजन इधर हो गए। इधर ऑक्सीजन चेक करते हैं, तो यहाँ पे 3 चौका 12 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन है। ठीक है, 12, और देखो यहाँ पे सी का वैल्यू कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है, हाफ मिल रहा है। सी उड़े मल्टीप्लाई है, तो 12.5 ऑक्सीजन है इधर, 12.5 ऑक्सीजन। हमको लाना है 16 ऑक्सीजन। ठीक है, तो 16 ऑक्सीजन लाना है। तो यहाँ पे देखो मैं अगर 8 कर देता हूँ, अगर 8 कर देता हूँ तो 2 चौका 8, तो यहाँ पे देखो 4 आ गया, तो 4 उधर 16 ऑक्सीजन टोटल हो गया। तो ही देखो 8 यहाँ पे है। ठीक है, मीन्स 8 गुना 16 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे हमारा 8 हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 4, हाँ यहाँ पे 8 कर रहा है एक का वैल्यू, तो एक का वैल्यू अगर 8 होगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो ही यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे हमारा टोटल 8 हाइड्रोजन इधर भी है। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना होगा, 8 ही तो होगा। देखो एक को काटोगे तो 4 आ जाएगा ना, टोटल 4H2 मीन्स 8 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, और इस चैप्टर को खूब अच्छे से तैयार करना, ताकि हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से तैयार हो। ठीक है, और हमारा बस एक चैप्टर फिजिकल का बचा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रिकल, वो भी तैयार हो जाएगा क्वेश्चन के साथ। और फिर अब मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का वीडियो दोनों साथ में डालना शुरू करूँगा। ठीक है, मतलब हो सकता हो कि एक ही दिन ऑर्गेनिक का भी है और इनऑर्गेनिक का भी है। जो इजी टॉपिक्स होंगे उसको मैं डालता रहूँगा, इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक का साथ में कराता रहूँगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयार करते रहना, और खूब अच्छे से PYQ बस तैयार करो। ठीक है, PYQ पे ज़्यादा फोकस करो, अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें इधर उधर की लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो तुम पढ़े होगे, अगर कोई बुक लगाए हो पहले से तो भले लगा लेना, लेकिन अगर नहीं लगाए हो तो केवल PYQ पे लगाओ। ठीक है, सो थैंक यू यार। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।